नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो 6 साल से लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रहने और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने के बावजूद भाजपा किस कदर अपनी सत्ता और अस्तित्व को लेकर डरी हुई है, उसमें आत्मविश्वास की कितनी कमी है, इसका अंदाजा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। और वो विशेष ट्वीट क्या है कि दरअसल दोनों ने ही आपातकाल की 45वीं वर्षी पर ट्वीट किया है। मोदी जी ने लिखा है कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं अमित शाह ने लिखा है कि इस दिन 45 साल पहले सत्ता की खातिर एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। एक दूसरे ट्वीट में शाह ने कहा है कि लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन ये कांग्रेस में गैर मौजूद रहा। परिवार के हित पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। अमलेंदु जी, सबसे पहले तो मोदी जी और अमित शाह के ट्वीट पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और क्या आज के दौर में 45 साल पुराने इतिहास को दोहराकर देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? देखिए राजीव जी, अगर मोदी जी और अमित शाह जी इस तरीके के ट्वीट करेंगे तो देश को आत्मनिर्भर बना पाए या ना बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जरूर परनिर्भर बना देंगे। क्योंकि जब वो इस तरीके के ट्वीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इतिहास की परतें उखेड़ी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपातकाल के 19 महीने के दौरान किस जेल में बंद थे। ये देश जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो, कि माननीय मोदी जी आप जिन लोगों को शत शत नमन कर रहे हैं, उन शत शत नमन करने वाले लोगों में आपका और माननीय अमित शाह जी का नाम क्यों नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने दो ट्वीट किए हैं और जिस तरीके से एक परिवार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि इतिहास की परतों को थोड़ा सा उघेड़ देना चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि इंदिरा गांधी ने जो इसके पीछे तर्क दिया था वो ये तर्क था कि जयप्रकाश नारायण ने सेना से कहा था कि आप जो विद्रोह कर दीजिए। और ये इंदिरा गांधी की बात इसलिए सच साबित होती है कि ऐसा हुआ होगा कि जब 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो जयप्रकाश नारायण के अनन्य सहयोगी थे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, और वो उनके ऊपर और मरियम बागड़ी जो नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के, इन दोनों के ऊपर भी ये आरोप थे कि इन लोगों ने जाकर के पुलिस और पीएससी को भड़काया था। जब सरकार बन गई उसके बाद बनारस में पीएससी के जवानों का एक कार्यक्रम हुआ। पीएससी के जवानों को इस कार्यक्रम में जो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जो थे वो मुख्य अतिथि होकर के पहुंचे और जनता पार्टी की सरकार में ही कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी की। तो ये बात इंदिरा गांधी का आरोप इससे सच साबित हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप इतिहास की बातें करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि बाला साहब देवरस जो आरएसएस के सबसे बड़े नेता थे, उस समय के प्रमुख थे, उन्होंने एक नहीं कई बार इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी और आपातकाल लागू होने के 1 महीने के बाद ही जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी और इंदिरा गांधी की आपातकाल का समर्थन किया। और अनुशासन पर्व आपातकाल को जो नाम दिया था वो अनुशासन पर्व नाम देवरस साहब का ही दिया हुआ था। और जब इंदिरा गांधी ने देवरस की चिट्ठियों का जवाब नहीं दिए तब देवरस ने विनोबा भावे के मार्फत जो था वो अनुनय विनय की कि हम इंदिरा गांधी को समर्थन देते हैं और हमको जो जेल से छुड़वाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो आज के तमाम बड़े नेता हैं वो जिनको मोदी जी नमन कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग माफी नामों पर दस्तखत कर करके जेलों से छूटे थे उस आपातकाल के दौरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लोगों को पेंशन मिलती है उनमें एक भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। और जो आपातकाल के दौरान जो लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिलती है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, वो उसका तमाम फायदा जो है ऐसे लोग उठा रहे हैं जो माफीनामे लिख करके आपातकाल के दौरान जेलों से छूटे थे। और इसकी तस्दीक जो है टीवी राजेश्वर जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और आपातकाल के समय आईबी के प्रमुख थे, उनकी एक किताब है। उस किताब में उन्होंने बाकायदा इस तरीके से उद्घाटन किया है कि किस तरीके से आरएसएस के लोगों ने इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी और उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को समर्थन दिया था। संजय गांधी जो इमरजेंसी के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, इंदिरा गांधी से ज्यादा जिम्मेदार वो थे और इमरजेंसी में जो भी जुल्म हुए
उसके लिए जिम्मेदार संजय गांधी थे। उन संजय गांधी की विधवा, उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी आज तक जो है वो पूज रही है और उनको लगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस तरह के सवाल कर सकती है? जिन नामों में आपातकाल के दौरान के लिए जो जिम्मेदार थे और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जुल्म उठाए, उनमें प्रणब मुखर्जी, जिनको शाह कमीशन ने भी जिम्मेदार ठहराया था आपातकाल के दौरान जुल्म के लिए, उनको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न का तमगा दिया है। आरएसएस ने उनको अपने मुख्यालय में बनाया। वीपी सिंह, नारे लगते थे कि आपातकाल के 3 दलाल संजय, बंसी, वीपी लाल, तो उन वीपी सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री बनवाया अपना समर्थन देकर के। किस तरीके से आप जो है बात करते हैं इसके खिलाफ करने की। प्रभाष जोशी से पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो सुब्रमण्यम स्वामी आज इनके सांसद हैं, आज इनके नेता हैं, उन्होंने खुद कहा कि आरएसएस के लोगों ने जो था वो आपातकाल का जो विरोधी आंदोलन था उसके साथ विश्वासघात किया, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। प्रभाष जोशी जी ने, जो बड़े पत्रकार हैं प्रभाष जोशी जी, और आपातकाल के दौरान भी जो थे वो सरकार से लड़ते रहे। उन का मैं अगर आपको चाहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने जो लिखा, प्रभाष जोशी ने लिखा कि उस समय के आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने संजय गांधी के कुख्यात 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में सहयोग करने हेतु इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। यह है आरएसएस का असली चरित्र। आप उनके काम करने के अंदाज और तौर तरीकों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान आरएसएस और जनसंघ के अनेक लोग माफीनामा देकर जेलों से छूटे थे। माफी मांगने में वे सबसे आगे थे। उनके नेता ही जेलों में रह गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, यहाँ तक कि अरुण जेटली। आरएसएस ने आपातकाल लागू होने के बाद उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं किया। तब भाजपा आपातकाल के खिलाफ संघर्ष की याद को अपनाने की कोशिश कैसे कर रही है, ये लिखा प्रभाष जोशी जी ने। तो ये सारी चीजें जो है जब निकल करके सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनको भी अगर इस तरीके की गलत सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग असली इतिहास भी उठा करके सामने लाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आपातकाल पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके सारे नेता जो थे वो माफी लिख करके और छूटे थे। और आपको याद होगा 1980 का चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, उसमें चोरी छिपे आरएसएस ने बाकायदा इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। और 84 के जो दंगे थे उनमें ये बाकायदा आरोप है कि आरएसएस के लोग उनमें शामिल थे। तो ये सारी चीजें जब इतिहास को उघाड़ा जाएगा तो बहुत सी चीजें निकल करके आएंगी। तो मुझे लगता है कि इतिहास का छेड़छाड़ जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पुराना शगल है। हालांकि ये भूल जाते हैं कि जब इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं तो उनका ही जो है काला अतीत निकल कर सामने आता है, दूसरों का सामने निकल कर नहीं आता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और देश से माफी मांग लेनी चाहिए कि उन्होंने आपातकाल के दौरान जो देश के आपातकाल विरोधी आंदोलन था उसके साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया था उसके लिए तब नहीं मांगा माफी। उस समय तो उन्होंने इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी, आज देश से माफी मांग ले बेहतर रहेगा। जी अमलेंदु जी, लेकिन ये भी सच है कि आपातकाल भारतीय राजनीति के दुखद अध्यायों में दर्ज है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के हालात को देखते हुए संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लेकर आपातकाल लागू किया था। इसके बाद देश के बड़े हिस्से में दमन का सिलसिला जारी हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हुई, विरोधियों से राजनीतिक हिसाब किताब चुकता किया गया, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को हार मिली, लेकिन ये 1977 की बात बता रहा हूं जिसमें हार मिली, लेकिन उसके बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को फिर से जनता ने सिर माथे पर बिठाया। उनकी असामयिक हत्या के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए। फिर 1991 में वापस नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 2004 से 2014 तक फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रही, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। कहने का मतलब यह है अमलेंदु जी कि जिस आपातकाल की याद दिलाकर बार बार यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया था, 5 साल पहले आपातकाल के 4 दशक पूरे होने के मौके पर जब 40 साल आपातकाल के हुए थे, तब भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में फिर से आपातकाल जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा जताया था। आडवाणी जी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए साक्षात्कार में बताया था कि देश को, उन्होंने आगाह किया था देश को कि लोकतंत्र को कुचलने में सक्षम ताकतें आज पहले से अधिक ताकतवर हैं और पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता है, कोर्ट की सुन लीजिए, कि पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि आपातकाल जैसी घटना फिर से दोहराई नहीं जा सकती है। तो अमलेंदु जी, 5 साल पहले आडवाणी जी ने जो अंदेशा जतलाया था वो आज सच होता हुआ नजर आ रहा है।
क्या कहेंगे? क्या ये आपातकाल बना मौजूदा आफत काल नहीं हो गया है, जो आफत अभी है जनता के ऊपर? देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपातकाल लागू हुआ था वो हालांकि गलत था, और उसके उससे भी ज़्यादा गलत ये था कि उसकी आड़ में जो जुल्म किए गए, जो शासन और प्रशासन की तरफ से जुल्म किए गए, और एक संजय गांधी की जो खास कोटरी थी उसने जो जुल्म किए, वो एक निंदनीय काम है और वो नहीं होना चाहिए था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करते समय जो उस समय के संवैधानिक मापदंड थे, जो बाध्यताएं थी, उनको पूरा किया था। भले ही मतलब उसकी नाटक किया गया हो, प्रहसन किया गया हो, लेकिन वो कागजी खाना पूर्ति जो थी वो पूरी की गई थी। बाकायदा कैबिनेट से पास करा के, और राष्ट्रपति के जो है वो दस्तखत जो थे वो सब आधी रात में सब कुछ हुआ था। मतलब वो पूरी प्रक्रिया थी, पूरी की गई थी, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गई, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी गई थी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन को लागू करते समय किस संवैधानिक प्रक्रिया का जो था वो पालन किया गया। ये लॉकडाउन माननीय मोदी जी ने संविधान की किस प्रक्रिया के तहत तो लागू किया? मतलब ये देश जानना चाहता है। अगर मोदी जी को ये अधिकार है कि वो इस तरीके से जो है लागू कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश को बता दें कि हमने इसका पालन करते हुए हमने लॉकडाउन को लागू किया। बहरहाल अगर ये नहीं भी है तो जिस तरीके से आडवाणी जी ने कहा, आडवाणी जी चूंकि स्वयं जेल में रहे आपातकाल के दौरान और बिना माफी मांगे छूट करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अन्य लोगों की तरह माफी मांगकर छूट करके नहीं आए थे, तो इसलिए आडवाणी जी ने जो कहा था वो आडवाणी जी ने माननीय मोदी जी की तरफ देखते हुए ही कहा था। और आज अगर आडवाणी जी को बोलने की स्वतंत्रता मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपातकाल में जिस तरीके से आडवाणी जी मुखर नहीं रहे होंगे, आज आडवाणी जी जो है उससे ज्यादा मुखर इस समय इस आफतकाल के खिलाफ होंगे। आपातकाल के दौरान, आपातकाल से पहले देखिए छात्र आंदोलन पूरे देश में उठ खड़े हुए थे। बिहार और गुजरात जो था वो सबसे बड़ा केंद्र छात्र आंदोलनों का था। लेकिन उस दौरान भी इस तरीके से छात्रों के ऊपर जुल्म और छात्रों के ऊपर ज्यादतियां नहीं हुई जिस तरीके से आज इस आफतकाल में छात्रों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। उस समय छात्रों की मांगे फीस को लेकर के हो सकती थी, कुछ भी थी। आज जो छात्रों की मांगे हैं वो देखिए, जहां जहां भी आंदोलन हुए छात्रों के, वो सब किन किन मांगों को लेकर के हुए कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। सबसे पहली मांग छात्रों की यही रही कि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जाए, संविधान के नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं। और जिस तरीके से जीएनयू से लेकर के ज्यादापुर तक और आईआईटी तक के छात्रों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये पहली सरकार है 70 सालों में जिसके समय में सबसे ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे कायम हुए हैं। और उनमें अधिकांश छात्रों और नौजवानों के ऊपर या पिछड़े और दलितों के और आदिवासियों के ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं। ये देखने वाली चीज है। तो जिस तरीके से दमन छात्रों का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हो रहा है वो इस आफतकाल में ज्यादा है। मैं कई तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, बड़े पत्रकार हैं और जेएनयू के छात्र रहे हैं और इमरजेंसी में जेल गए हैं। उनका पिछले दिनों एक लेख छपा था और उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी में इस तरीके के जुल्म नहीं थे जिस तरीके के इस अघोषित आपातकाल में जुल्म हो रहे हैं। इमरजेंसी के लोगों से, तमाम लोगों से जो लोग उस समय जेल में गए थे और आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए नहीं है और जिन्होंने माफिया नहीं मांगी थी, आप उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई ये कहेगा कि इस समय जुल्म जो है वो ज्यादा है और संवैधानिक नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपातकाल में जो भी किया जा रहा था वो संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा था। आज जो कुछ भी किया जाता है वो संविधान का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। ये जो है अंतर आपातकाल और इस आफतकाल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपने अंदर झांक करके देखें, अपनी पिछले सरकार के कार्यकाल के ऊपर देखते देखें। जो इंडिपेंडेंस इंडेक्स होता है उसमें इन मोदी जी के 6 साल के अंदर लगातार गिरावट होती जा रही है। जब मोदी जी आए थे तब उस समय 140 या 142 के इंडेक्स पे था भारत, और आज शायद 132 या 134 के इंडेक्स पे है। मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, उसे देखना पड़ेगा। लेकिन लगातार जो है हर साल 2 से 3 पॉइंट की गिरावट जो है वो भारत की हो रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं जो निगरानी कर रही है भारत में स्वतंत्रता की क्या स्थिति है उसको लेकर के ये हाल है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से आडवाणी जी ने कहा था, मुझे लगता है वो सही कहा था। और अब आपातकाल जो है संविधान उस पर लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है किसी भी संविधान के नियम का पालन कर ही नहीं रही है, सारे असंवैधानिक काम कर रही है। तो इसलिए संविधान की बाध्यता इस सरकार के सामने नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो किया वो संविधान के नियमों के अंतर्गत रह करके किया, हालांकि वो भी गलत था।
लेकिन ये सरकार जो कर रही है संविधान का भी पालन नहीं कर रही है और इंदिरा गांधी से 4 कदम आगे जा करके जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो है आवाजें उठनी चाहिए और उठेंगी, और सरकार को भी जो है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े नेता हैं वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करें, वो ठीक है, उनका एक अपना स्टैंड है, वो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, उनका अधिकार है। जिस तरीके से दूसरे लोगों को उनके ऊपर आरोप लगाने का अधिकार है, उस तरीके से उनको भी जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन इतिहास के साथ और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और जब आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं तो आप एक उंगली जब दूसरे की उठाते हैं तो 4 उंगलियां जब आपकी तरफ उठती हैं तो आपको अपनी तरफ भी जो झांक करके देख लेना चाहिए, और कम से कम ये सबक तो लेना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने जो किया था उसका जनता ने दंड जो था वो इंदिरा गांधी को दिया था, और उसके बाद उसी जनता ने जो थी वो तौबा कर ली थी कि जिनको लेकर के आए वो तो इंदिरा गांधी से ज्यादा जुल्मी निकले हैं, और आप जो है 5 साल सरकार नहीं चला पाए इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो वो स्थितियां जो है जो जनता पार्टी के शासन के दौरान बनी थी वो मोदी जी के शासन के दौरान ना बने, और मोदी जी के खिलाफ उस तरीके से जो है जनता ना निकले जिस तरीके से जनता पार्टी के शासन के खिलाफ निकली थी, लॉर्ड ट्रिपल कांग्रेस कर गई थी। अगर इस पर ध्यान देना है तो मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार को और खासतौर से प्रधानमंत्री की जो आसपास की कोटरी है उसको जो है वो संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए, और जनतांत्रिक व्यवहार जो है छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों और गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, इस देश के आवाम के साथ जो है वो अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, और सैद्धांतिक तौर पे भी जो है बेईमानी जो है वो किसी तरीके से नहीं करनी चाहिए। जी 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 अमलेंदु जी, बिल्कुल सही। और पिछले 6 सालों में अभिव्यक्ति के अधिकार, जातीय और लैंगिक बराबरी, न्यायिक स्वतंत्रता, धार्मिक सद्भाव, इन तमाम लोकतांत्रिक गुणों पर भरपूर आघात सत्ता की नाक के नीचे हुआ है, और भाजपा को अब भी 45 साल पहले लगे आपातकाल में लोकतंत्र की फिक्र हो रही है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के साथ वे तमाम लोग भी गुजरे जमाने के आपातकाल को खूब याद कर रहे हैं, जो आज भाजपा को इस मुकाम पर लाने के सहयोगी बने रहे। आप याद कीजिए कि 2011 में भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई छेड़ने वाले और लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले अब यूपीए को सत्ता से बेदखल करके अपने अपने कूचों में आराम फरमा रहे हैं। आप याद कीजिए अन्ना हजारे को, अब देश में शायद कहीं कुछ गलत नहीं लगता है उनको। किरण बेदी भाजपा के राज में राज्यपाल बन गईं। अरविंद केजरीवाल भाजपा के राज में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उस आंदोलन के बहुत से साथी, जो आंदोलन उस समय 2011 में हुआ था अमलेंदु जी, उसके साथी भाजपा और आम आदमी पार्टी के खेमों में बटकर आंदोलन में उठाए गए कष्टों का मेवा खा रहे हैं। इन्हें अब न भ्रष्टाचार की फिक्र है और न लोकपाल की और न ही लोकतंत्र की, और जनता भी मौजूदा आपातकाल पर आवाज़ न उठाने लगे, इसके लिए उसे 45 साल पुराने आपातकाल की याद दिलाई जा रही है। अतीत के भरोसे वर्तमान की गलतियों पर चादर ढकने की ये कोशिश देश के भविष्य पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तो अमलेंदु जी, इसके साथ ही इस जो हमारी चर्चा है, न्यूज़ पॉइंट की चर्चा को मैं यहीं हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, और आपातकाल एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और ये जो अभी समय जो आफतकाल है देश की जनता के ऊपर, इस आफतकाल के बारे में भी बहुत सारी बातें हम लोग करते रहे हैं और आगे भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन ये जनता को भी सोचना होगा कि आखिर अभी जो समय है, 45 साल पुरानी बात को याद दिला करके भाजपा जो है वो आपको 45 साल पीछे ले जाकर के दिखाती है कि देखिए उस समय क्या था। लेकिन हमारी जनता जो है उसको आज भी देखना होगा कि आज की स्थिति क्या है। अगर तुलना ही करना है तो वो एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर ले, जनता ये भी देख ले कि हाँ वो समय क्या था और आज का समय क्या है, और उसके बाद अपने हिसाब से निर्णय ले। लेकिन अभी जो स्थिति है, कोरोना काल और बाकी तमाम चीज़ों के बीच में देश की स्थिति कैसी बन गई है, ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमारे इस प्रोग्राम को सुना, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए DB लाइव, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।